आज हम जिस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अधिकतर जब भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कंप्लेन हम देते हैं तो एक असमंजस रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि उस पे एफआईआर रजिस्टर होगी या नहीं होगी। पुलिस कितनी बार जो सीरियस मैटर्स होते हैं एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, कितनी बार कंप्लेन को ले लेती है, रिसीविंग करके हमें दे देती है, लेकिन उस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। उस टाइम इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करके उसे बंद कर देती है कंप्लेन। तो ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे पुलिस के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सके कि किस कंप्लेंट को एफआईआर रजिस्टर करना है और किस कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करना या इंक्वायरी करनी है। उस चीज को आज हम समझेंगे जिसमें कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 8 गाइडलाइंस दी हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए और हर एक नागरिक को जानने के लिए कि अगर वो कंप्लेंट लेके जा रहा है तो उस कंप्लेंट का हर्ष क्या होगा, उस कंप्लेंट पे पुलिस का क्या एक्शन होना चाहिए, उसके बारे में हम समझें। इस केस को डिटेल में समझने से पहले इसके तथ्यों को समझना जरूरी है, फैक्ट्स को जानना जरूरी है। ये ललिता कुमारी एक बच्ची है 6 साल की। ये लोनी गाजियाबाद का केस है। बच्ची मिसिंग हो जाती है, 2008 की बात है ये। ललिता कुमारी के फादर भोला कामत ये लोनी थाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां कंप्लेंट करते हैं कि मेरी बेटी जो नाम है ललिता कुमारी 6 साल की है, मिसिंग है। उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, वो दी जाती है पर उन्होंने लिखी नहीं, रजिस्टर नहीं किया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन पे कार्रवाई नहीं की। फिर भोला कामत को कोई व्यक्ति टकराता है। वो लोग टकराते हैं जो लोगों ने किडनैप की है लड़की को, बच्ची को, ललिता कुमारी को। वो लोग भोला कामत को बताते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं कि आप ये शर्तें पूरी करो, हम लड़की हमारे पास है। ये सारी चीजें जानने के बाद वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है, नामजद रिपोर्ट करता है, एक्यूज का नाम बताता है, लेकिन वहां पे भी उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती, उससे पैसा मांगा जाता है। बहरहाल एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं है। उसके बाद भोला कामत एसएसपी ऑफिस जाते हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस जाते हैं और वहां से उनके डायरेक्शन पे एफआईआर रजिस्टर होती है, लेकिन एक्यूज के खिलाफ बहुत कुछ कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद आखिर में थक हार के भोला कामत आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच इसको टेकअप करती है मैटर को। उस मैटर को टेकअप करके पुलिस को, अथॉरिटीज को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फटकार लगाती है। तो वहां पे जाकर जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाता है तो एक क्वेश्चन, एक सवाल ये उठ के आता है कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं, कौन सी ऐसी पावर है, कौन से ऐसे सेक्शन में पावर दी गई है पुलिस को जो वो ये निर्णय ले सके कि उसको एफआईआर करनी है या नहीं करनी, या कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर करनी मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिसाइड करना, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि रजिस्टर करे ना एफआईआर को मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी या नहीं, या पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसमें निर्णय ले सके कि एफआईआर रजिस्टर करे या नहीं करे। तो इसके लिए हमारे पास उस टाइम पर दोनों ही तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे। कई तरह के केसेस थे, 3 ऐसे केसेस थे जहां पे वो सपोर्ट करते हैं कि एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। वो केसेस हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट एंड प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन केसों में यह कहा गया कि सेक्शन 154 सीआरपीसी आपको जो कहता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यहाँ पे हाईलाइट आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल एंड शेल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहा गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, दूसरी बात समझ में आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इन ऑफेंसेस में पुलिस के पास पावर होती है बिना वारंट के भी अरेस्ट करने की और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को शुरू करने की। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है। सीरियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर हो गए, किडनैपिंग हो गए, जितने भी सीरियस ऑफेंसेस हैं, रेप हो गया, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं।
सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 1 में मेंशन है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं है। तो सेक्शन 154 जो पावर देता है एफआईआर को रजिस्टर करने की, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस अपराध हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर करे। लेकिन उस टाइम पे जहां हमने 3 जजमेंट देखे जो इसके सपोर्ट में कहते हैं कि ये मैंडेटरी है, सुप्रीम और पुलिस के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसी तरह हमारे पास ऐसे जजमेंट भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए एफआईआर रजिस्टर होने से पहले। क्यों होनी चाहिए? होनी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे झूठी कंप्लेंट हो जाती है, झूठी कंप्लेंट होती है, फेक कंप्लेंट होती है, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस के पास आ जाती है पावर अरेस्ट करने की। और पुलिस अगर किसी एक्यूज को अरेस्ट करती है तो एक सोसाइटी में, समाज में एक स्टिग्मा उसके माथे पे लग जाता है, कलंक उसके माथे पे लग जाता है कि पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है। चाहे वो गुनहगार है या नहीं है वो बाद में पता चलता है, वो एक्यूज भी है या नहीं है, झूठी कंप्लेंट है, वो बाद में पता चलता है। तो ये देखने के लिए कि कंप्लेंट सही है, कुछ तथ्य सही है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा इन 3 केसों में कहा गया है। जहां तक इंटरप्रिटेशन का सवाल है, सेक्शन 154 को, इन केसेस में कहा गया कि कोई भी इंटरप्रिटेशन लिटरल हो सकती है, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लार्जर वे में देखना चाहिए। और किसी भी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को दिमाग में रख के उसका इंटरप्रेट करना चाहिए। जब ये बातें हुई 2 जजेस की बेंच ने, 2 जजेस बेंच ने रेफर किया 3 जजेस की बेंच को। 3 जजेस की बेंच ने भी जब ये देखा कि दोनों तरफ से केसेस हैं जो फेवर में भी बात करते हैं और अगेंस्ट भी बात करते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच इसका निर्धारण करे। तो ये मैटर गया 5 जजेस की बेंच के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सारे तथ्यों को देखकर, जो केसेस ऑलरेडी थे उनमें जो निर्णय लिया गया, जिन आधार पे वो निर्णय लिए गए, उन सबको देखकर 8 गाइडलाइंस इश्यू करी, जो कि पुलिस स्टेशन में एडवोकेट्स को और हर एक आम नागरिक को मालूम होनी चाहिए, जो ये निर्धारण करती है कि अगर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन पे आई है तो उस पर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये 8 गाइडलाइंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली गाइडलाइन कहती है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आती है तो ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो एफआईआर को रजिस्टर करे, इसमें किसी तरह की इंक्वायरी की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत क्लियर कट उसने कहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है तो इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन कहती है कि अगर इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है उससे ये पता नहीं चल रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, उस केस में इंक्वायरी की जा सकती है। तीसरी गाइडलाइन कहती है कि अगर इंक्वायरी आप डिस्क्लोज करती है, आपके पास कंप्लेंट आई पुलिस ऑफिसर के पास, वहां से क्लियर नहीं हो रहा कि कॉग्निजेबल है नहीं है, इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने में पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या है, तो उसकी आपको एफआईआर रजिस्टर करना होगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर एंड होती है और पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और कंप्लेंट को क्लोज किया जाता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को, जिसने कंप्लेंट की थी, उसको रिपोर्ट देनी होगी, क्लोजर रिपोर्ट की क्लोज की गई है। और दोनों ही तरीके में कि एफआईआर रजिस्टर हुई है या कंप्लेंट को क्लोज किया गया है, इसके इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जो डायरी होती है उसमें एंटर करनी होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन दी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उसके लिए आप न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी डाल सकते हैं। एक बात और क्लैरिफाई करी, जहां पे इंक्वायरी कहा गया है कि इंक्वायरी होनी की रिक्वायरमेंट है, वो इंक्वायरी का जो स्कोप है वो सिर्फ इतना है ये जानना कि जिस ऑफेंस की कंप्लेंट हुई है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है। उसमें उसकी रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स को, जेन्युइननेस ऑफ फैक्ट्स को देखना पुलिस का काम नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने से पहले। इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि इंक्वायरी की जा सकती है उन कंप्लेंट्स में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, ले पैसे के लेन देन को लेकर है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, करप्शन केसेस हैं, या कोई ऐसा केस जिसमें अनरीजनेबल डिले हुई है। इन केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है।
पर यहाँ पे एक लूप होल इस गाइडलाइन में रह गया। उस लूप होल का अधिकतर पुलिस स्टेशनों में फायदा उठाया जाता है। वो लूप होल है जिसमें ये कहा गया है कि द अफर सेट आर ओनली इलस्ट्रेशंस। ये ऊपर की जो परिस्थितियां दी गई हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल मात्र हैं। इसके अलावा भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस को करनी पड़ सकती है। तो इस लूप होल का पुलिस काफी फायदा उठाती है और काफी बार कंप्लेंट को लेने से और कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करने से डिले करती है, अवॉइड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो एक टाइम बाउंड पीरियड में होनी चाहिए। एक्यूज और कंप्लेनेंट दोनों के राइट्स का, अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें इंश्योर करना जरूरी है उनके अधिकारों का हनन ना हो, और 1 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस जजमेंट में, ये 2013 में जब ये जजमेंट आया था, डायरेक्शन दी गई थी, इसमें 7 डेज का टाइम था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इस 7 डेज को बढ़ा के 15 डेज कर दिया गया। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को 15 डेज में कंप्लीट करना। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो ज्यादा सीरियस मैटर्स है उनमें मैक्सिमम पीरियड जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का दिया है वो 6 हफ्ते का दिया है, यानी कि 1.5। इसके अलावा लास्ट गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू करी, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो ये है कि जो भी कंप्लेन आती है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, चाहे वो उस पर इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है उस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है या उसे बंद किया गया है, इन सारे तथ्यों को पुलिस के पास जो डायरी है उसमें रिकॉर्ड करना होगा और रीजन भी बताना होगा कि अगर इंक्वायरी की जा रही है तो इंक्वायरी क्यों हुई है, अगर इंक्वायरी डिले हुई है तो वो डिले क्यों हुई है। इन सारे तथ्यों को, इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी रिपोर्ट्स को उस डायरी में मेंशन करना। तो ये 8 गाइडलाइंस थी जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने दी है एफआईआर से रिलेटेड। तो ये 8 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हर लॉ प्रोफेशनल्स को, सिटीजन को, नागरिकों को मालूम होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।